ओडीएफ घोषित उत्तराखंड की आखिरकार सच्चाई क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार दावा तो जरूर कर रही है, तो आखिरकार यहां पर ये बड़ी खेप किस चीज की देखने को मिल रही है? आखिरकार लोगों को शौचालयों का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? इसी पर सवाल जवाब जिम्मेदारों से जरूर करेंगे, लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ओडीएफ घोषित उत्तराखंड की आखिरकार क्या सच्चाई है? देखिए निश्चय, अगर ओडीएफ घोषित उत्तराखंड की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उत्तराखंड को जो है चौथे राज्य के रूप में उत्तर शौचालय मुक्त घोषित किया था। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हमें तस्वीरें दिखाई हैं देहरादून की, ये सिर्फ एक जगह की वानगी तस्वीर है कि जहाँ पर हमने देखा है कि जो लोग हैं किस तरीके से उनका जीवन यापन है, किस तरीके से वो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, किस तरीके से उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन बावजूद इसके जो अगर हम बात करें, जो खुले में शौच मुक्त भारत अभियान की जो बात हुई है, उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त करने की जो बात हुई है, वो धरातल पर देखने की हम बात करें तो देहरादून में ही जब उसकी तस्वीर इस तरीके से बयां होती है, इस तरीके से उसकी तस्वीर सामने आती है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पहाड़ी जनपदों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पर किस तरीके से खुले में शौच मुक्त भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ते हुआ नजर आ सकती हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये रायपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के विधायक लगातार जीतते हुए आए हैं, कद्दावर नेता भी हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी का दामन थामा, वहाँ से वो लगातार विधायक हैं। बीजेपी से उमेश शर्मा काऊ जो पोल है, ये जब ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो यहाँ से वो प्रधानी का चुनाव लड़ते थे, इसीलिए उनको हम उमेश शर्मा काऊ प्रधान के नाम से यहाँ के अधिकतर जो जनता है, जो आबादी वो जानती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत इन लोगों को यहाँ पर बसाया। जो मरीन बस्ती के किनारे लोग रहते हैं, अगर हम बात करें सड़कों के किनारे रहें या फिर रेलवे पटरियों के किनारे जो लोग बसे हैं, जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, जो लोहारी का काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इस चीज़ में कि इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, वोट देने भी ये लोग जाते हैं। लेकिन जब इनको बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं इनको उजाड़ने का काम भी किया जाता है। इनके लिए जो बुनियादी सुविधाएं की जो विकसित होनी चाहिए थी वो नहीं है। दूसरी चीज़, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत जो है जगह जगह पर शौचालय का निर्माण भी सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन उसमें एक और चीज़ देखने में आती है, खुले में शौच जिसको हम सार्वजनिक शौचालय बोलते हैं, सार्वजनिक शौचालय में ये लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर 10 रुपये इनको शौच का देना पड़ता है। अगर ये लोग अपना वहाँ पर स्नान करने जाते हैं तो 20 रुपये। इसके अलावा ये पानी लेने जाते हैं उसका इनको अलग से खर्चा देना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर है वह यहाँ से। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक चीज़ों शौचालय की, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी भी है शहर के अंदर। दूसरी चीज़, इनको उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर इनको सिर्फ खाना पूर्ति मिली है, क्योंकि जो मुख्य जो बुनियादी चीज़ें हैं शौचालय, जो वो इनके पास वही नहीं है। इनको खुले में शौच करना जाना पड़ता है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसम बरसात का हो चुका है, ऐसे में जो झाड़ियाँ हैं वो बड़ी हो जाती हैं, वहाँ पर जो जीव जंतु का खतरा इनके पास मंडराता है। दूसरी चीज़, हमने तस्वीर में दिखाया कि इनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें की बात करते हैं, कक्षा 8वीं तक शिक्षा फ्री की बात करते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत। लेकिन यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि जो स्थानीय पार्षद हों या विधायक हों या छोटे भैया जिनको हम नेता बोलते हैं, उन्होंने इन लोगों की ज़रूरतों को समझने की प्रयास नहीं किया है। ये उन लोगों की जरूरत समझने का प्रयास नहीं किया। जो बच्चे हैं इनको स्कूल में जो फ्री जो शिक्षा होती है वो मुहैया कराने की बात नहीं कही गई है। जबकि लोगों का कहना है इनका कि अगर हमें अगर शिक्षा मिले तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इनके ऊपर कोई तरीके से सरकार की तरफ से हम बात करें, प्रशासन की तरफ से बात करें, तो कोई काम नहीं करता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अमित, अगर बात की जाए पूरे रायपुर क्षेत्र की, तो रायपुर में आखिरकार किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है? क्योंकि देहरादून की तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा उत्तराखंडी ओडीएफ घोषित है, लेकिन आखिरकार जब हम रायपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जिस स्थिति को आप बता रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन जो हम दिखा रहे हैं अजयपुर कला वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 54 पड़ता है ये। और ये जो वार्ड पड़ता है ये महज विधायक उमेश शर्मा काऊ के आवास से बमुश्किल ये 500 मीटर दूर भी नहीं है। ये उमेश शर्मा काऊ के आवास से ये करीब 250-300 मीटर की दूरी पर ये खाना बदोश रहते हैं। अगर आप बात करें तो रिस्पना पुल के पास बात करें, वहाँ पर ये खाना बदोश रहते हैं जो लोहारी का काम करते हैं। अगर आप बात करें तो जो फ्लाईओवर अजयपुर कला है उसके नीचे खाना बदोश अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर ये लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिनके पास वोटर ID भी है, ये अपने वोट मत का इस्तेमाल भी करते हैं। चुनाव के टाइम पर इनसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, इनको बसाने की बात की जाती है, इनको बुनियादी सुविधाएँ दी जाने की बात की जाती हैं। लेकिन जब ये अपने
अधिकारों के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि से मिलते हैं तो इनको सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया जाता है, इनको सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है। वो भी आश्वासन भी जो है सफ़ेद कोरे पेपर की तरह होता है, जिसमें सिर्फ पेपर दिखने में कोरा होता है। तो सेम तरीके से इनको जो आश्वासन दिया जाता है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है। आश्वासन इनको लगातार दिया जाता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, इनके मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जिनके लिए इन लोगों ने जो जिस चीज़ के लिए प्रतिनिधि लोगों ने इनसे वादा किया था, जब वो जीत जाते हैं, उसको लेकर जब ये जाते हैं तो इनको सिर्फ जो है आश्वासन दिया ही जाता है कि आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी सवाल ये उठता है कि जब विधायक के आवास के पास इस तरीके की स्थिति है तो उनके अन्य क्षेत्रों में किस तरीके की स्थिति होगी। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्थानीय विशाल वो भी हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ पर फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। विशाल, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस खास बातचीत में, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सार्वजनिक शौचालय की हम लोग बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं। सरकार जो बड़ा दावा कर रही है, आखिरकार आपके क्षेत्र में क्या शौचालय की समस्या बरकरार है? क्या कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जब से ये आए इन्होंने पूरी पटरियों में गंदगी करके, घर है हमारा, सीढ़ी से बैठते हैं, सब चीजें सब घर के आगे गंदगी करके रखते हैं। इनके लिए कोई शौचालय नहीं, कुछ नहीं, पूरा बुरा हाल करता। आने जाने में दिक्कत होती है। कोई कनिष्का हॉस्पिटल से आ रहा, कोई सूर्य हॉस्पिटल से आ रहा, लेडीज है, सभी रास्ते में बैठी रहती हैं। लेडीज से बावड़ी है, जो जितनी झुग्गियाँ डली हुई, सभी पटरी पे बैठे रहते हैं। कोई आने जाने वाले को सबको दिक्कत होती है। कोई दूर नहीं जा रहा, पीछे मोहल्ले से, अशोक विहार से, लेडीज से, सबको दिक्कत हो रही है आने जाने में। बिल्कुल दिक्कतें तो हो रही हैं। क्या आपने वहाँ के प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की है कि शौचालय मुहैया कराए जाए? हमने तो गए हैं, हम वहाँ पे भी गए, विधायक जी के पास भी गए हैं, नगर निगम भी गए हैं जी। विधायक जी का क्या रुख रहा? विधायक जी का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहा? वो भी आगे की बात आगे बोलते, वो कहते हैं नगर निगम जाओ। और नगर निगम से आपको क्या आश्वासन दिया गया? कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। हमने कंप्लेंट कर दी, 2-3 बार कर दी वहाँ पे कंप्लेंट। यानी कि कंप्लेन आप लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन उसके बारे में कोई भी रिप्लाई या फिर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। हमारा यहाँ पे घर है, घर के सामने गंदगी करते, कुछ करते, पूरी गंदगी हो रही है घर के आगे। बताओ क्या करें? कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। हमारे पास कागज भी है, ऐसी बात नहीं, वो जो हमने कंप्लेन करके कागज भी हमारे पास। यानी कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है कंप्लेन करने के बाद भी? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ना नगर निगम सुन रहा है, ना ही विधायक साहब सुन रहे हैं। तो आखिरकार आपने जिस प्रकार से अपना रुख आजमाया है, उसके बाद भी कोई आश्वासन के अलावा कुछ और कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में समस्या का हल किस प्रकार से निकल पाएगा विशाल जी? पता नहीं कब तक होएगा ये। करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। जिस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय बिन निवासी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपनी समस्या को यहाँ पर जाहिर किया है कि पहले वो विधायक जी के पास गए। अमित, उन्होंने कहा कि विधायक जी से बातचीत की गई, लेकिन उसके बाद फिर देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से वो नगर निगम जाते हैं, नगर निगम के अलावा यहाँ पर सिर्फ आश्वासन का बीड़ा दे दिया जाता है और आगे धकेल दिया जाता है, लेकिन एक्शन जमीनी हकीकत पर नहीं देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, ध्यान सिंह राणा जी, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ध्यान सिंह जी, जिस प्रकार से समस्या देखने को मिल रही है, शौचालय की समस्या जो एक प्रमुख समस्या है और जिसके चलते सरकार दावा कर रही है, उसकी समस्या का हल क्या निकल पाया है? नहीं निकल पाया मैम। हेलो जी ध्यान सिंह जी, इसका हल नहीं निकल रहा। बहुत हम घूम फिर सबसे तलाश कर रहे, हेल्प मांग रहे, पर पानी लाइट का कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा है। क्यों? शौचालय तो लेडीज वगैरह तो कहाँ जाएगी, जेंट्स तो चला जाता है, चलो बाहर में भी। सबसे बड़ी समस्या है बस लाइट की और पानी की। शौचालय तो चलो शौचालय में चले जाए बंदा, लाइट की पानी की दिक्कत है सबसे बड़ी। लाइट, पानी और शौचालय, तीन बड़ी समस्याएं आप लोगों की है। आपने जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश की है, उन्हें अवगत कराया? जी ध्यान जी, क्या आपने अपनी समस्या से जिम्मेदारों को अवगत कराया है, अधिकारियों को? बोला अधिकारियों को, सबको बोला, बोलते करा दे, बाद में कोई नहीं कराता है। थोड़ी सी हमें विधायक जी सपोर्ट देते हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट, बस वो भी उन पे भी जाते हैं। वैसे वो बोलते कि लो पता करो। विधायक जी के पास आप लोग गए हैं? जाते हैं, विधायक जी ने तो बिठा रखा हमें यहाँ पे, विधायक जी ने हमें बिठा रखा है। बेचारे उनका बोलना चाहते हैं, उन्हें इतना हमारे लिए तो
इतना कर तो रहे वो, और कोई तो हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं कर रहा है। विधायक जी ने आपको क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई हैं फिर? हाँ, बस उन्होंने पहले हमें वहाँ बिठाए थे, वहाँ से रोड वालों ने हटा दिया, फिर विधायक जी ने बोला तुम वहाँ फ्लाईओवर के नीचे रह लो। यानी कि विधायक जी ने आपको फ्लाईओवर के नीचे पनाह दी है, हाँ जी, लेकिन शौचालय की पनाह नहीं दी है। शौचालय और लेट की नहीं हो पा रही। हम बहुत घूम रहे, सबके पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास। ध्यान सिंह जी, आप पहले कहाँ रहते थे फ्लाईओवर से पहले? पहले हम रहते थे ये मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट है, उसके पीछे नदी है, वहाँ रहते थे। नदी के किनारे आप लोग रहा करते थे और उसके बाद आप लोगों को विधायक जी वहाँ के बाढ़ आ गई द्वारा थी ना। यहाँ फ्लाईओवर के पास शिफ्ट करवा दिया गया, जी जी जी। लेकिन यहाँ उसके पे बाद कभी भी देखो, समस्याओं का अब हल जब नहीं तक है। जब तक है, फिर बाद में यहाँ से बिठा देंगे। यहाँ से भी हटाने की बात कही जा रही है। हाँ, वो वैसे वो बता देंगे, कहाँ रहने देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, हटा। ठीक है ध्यान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस प्रकार से समस्याएं लगातार बरकरार हैं और एक के बाद एक समस्याओं का यहाँ पर सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है, और इस तरीके से जितनी जितनी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसी बीच स्थानीय निवासियों का यही कहना है कि आखिरकार हमारी समस्याओं का हल कब तक होगा, ओडीएफ घोषित उत्तराखंड की सच्चाई आखिरकार कब तक यहाँ पर छिपाई जाएगी। इसी पर बातचीत के लिए भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जेपी बडोनी जी भी हमारे साथ एक बार फिर यहाँ पर फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जेपी बडोनी जी, जिस प्रकार से समस्याएं देखने को मिल रही हैं और प्रमुख समस्या शौचालय की है, एक तरफ उत्तराखंड को ओडीएफ घोषित किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि यहाँ पर लोगों को शौचालय तक नहीं दिया जा रहा है। सार्वजनिक शौचालय में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे पैसे जो वो रोज नहीं चुका सकते हैं। वास्तविक रूप से पूरे राज्य को ओडीएफ की श्रेणी में रखा गया है। यह केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, लेकिन राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं किया गया, क्योंकि उनके लोग उन स्थानों का चयन नहीं कर पाए कि जिन स्थानों पे वास्तविक इनकी आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर से यह योजना संचालित की गई पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से। पंचायत सेक्रेटरी ने केवल प्रधान के कहने पे किन किन लोगों को ये शौचालय आवंटित किए गए, और केवल पैसे का आवंटन किया गया, नाम चढ़ा गया, और शौचालय भी बहुत कम बने। अगर 100 शौचालय किसी गांव में बनने थे तो वहां पर 50 बने। ये तो है ग्रामीण की स्थिति। उसमें प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी मिलकर के पैसा खा गया। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह नगर निगम का दायित्व बनता है, नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने या जिला प्रशासन के द्वारा, जिनकी मॉनिटरिंग है इसमें जिला प्रशासन की, उनके द्वारा कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि भारत सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना को क्यों हम धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का केवल और केवल मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार करना था। केवल और केवल उन लोगों के नाम की सूची शासन तक, सरकार तक पहुंचाई गई, डीएम तक पहुंचाई गई, और उस सूची पे मैंने उसी समय भारत सरकार को ऑब्जेक्शन दिया कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो ये सूची आ रही है, यह सूची प्रमाणिक नहीं है, यह फर्जी सूची है, और वास्तविक लोगों को शौचालय नहीं मिले जिन लोगों को शौचालय की आवश्यकता है। प्रत्येक शहरों में झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, स्लम एरियाज होते हैं, और खास करके हिमालय क्षेत्र गधेरों का क्षेत्र है। गाढ़ गधेरे चारों तरफ रहती है, नदियां रहती हैं। नदियों के किनारे बसने वाले अवैध बांग्लादेशी और रिफोजिया जो बसते हैं, उन लोगों के पास विद्युत कनेक्शन तो है, उनके पास पीडीएफ सिस्टम का राशन कार्ड तो है, लेकिन उनके पास शौचालय नहीं है, क्योंकि वो खुद अतिक्रमण वाली जगह पर रहते हैं और वहां पर शौचालय इस कारण से नहीं है। आप अगर ये पूरा गंगा वैलीज को लीजिएगा, गंगा किनारे जो जो भी शहर पड़ते हैं, आप श्रीनगर लीजिए, रुद्रप्रयाग लीजिए, आप उत्तरकाशी लीजिए, आप जो है उत्तरकाशी से नीचे आप मतलब घनसाली लीजिए, आप तिलवाड़ा लीजिए, जहां जहां पर प्रयाग है, रुद्रप्रयाग लीजिए, देवप्रयाग में लीजिए। देवप्रयाग का सारा सीवर वेस्ट, जो वाटर ड्रेनेज और सीवर सिस्टम तो वहां पर है ही नहीं, वो सारा जो है जा रहा। और गंगा के किनारे जितने भी ऋषिकेश आओ, ऋषिकेश ऊपर पूरा तपोवन वगैरह वैलीज आओ, तो जो फॉरेनरों के लिए यहाँ पर पर्यटन की जो योजना बनाई गई है कि नदी के किनारे वो लोग रहते हैं, यहाँ पर हॉलिडेज के लिए आते हैं, गंगा रिवर के लिए आते हैं,
वाटर रिवर के लिए जो आते हैं, जी। वो लोग खुले में रहते हैं और खुले में ही शौच करते हैं, गंगा के किनारे शौच करते हैं। लेकिन किसी भी कलेक्टर को, किसी कमिश्नर को या किसी भी शासन स्तर के अधिकारी को अथवा योजना का क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना राज्य सरकार की, उनके द्वारा कभी यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि योजना का क्रियान्वयन सही प्रकार से वास्तविक लाभार्थियों के लिए हो रहा है अथवा नहीं। दूसरा विषय ये चल रहा है मैम। जी जी। हेलो जी बडोनी जी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार की कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जी। आप ये स्लम एरिया की तो हम बात कर रहे हैं, जो शहरों के किनारे झुग्गी झोपड़ियां वगैरह वगैरह हैं, उनमें तो कई क्लस्टर है। जो स्लम एरिया है उनमें तो सुलभ शौचालय है ही नहीं। जो पब्लिक टॉयलेट सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो केवल शहरी क्षेत्रों में हैं, उन क्षेत्रों में नहीं है। दूसरा मैं विषय यहाँ पर ले रहा हूँ कि जो जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सरकार के ही, कई आंगनबाड़ी केंद्रों में आज तक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर बडोनी जी सबसे बड़ा मामला तो यही सामने आ रहा है ना कि अधिकारियों ने सीएम से झूठ बोला है। यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसमें बड़ी धांधली हो रही है, क्योंकि बजट सरकार के द्वारा जारी तो किया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत में हेरफेर करके कागजों में कुछ और जताया जाता है। वास्तविक ये है कि सरकार के कभी भी जो सरकारें रही हैं उनका नियंत्रण ब्यूरोक्रेट्स पे रहा ही नहीं। उन्होंने अपने मन मुताबिक जो है पटवारी के माध्यम से और पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से योजनाओं को जो मॉनिटरिंग होनी थी वो मॉनिटरिंग बेल्ट तो है ही नहीं जी। क्योंकि मॉनिटरिंग बेल्ट केवल टेबल पे है और टेबल पे उनको हिस्सेदारी के आधार पर है। यानी कि जितने शौचालय जा रहे हैं उन शौचालयों में से जब प्रधान सीधे सीधे किसी भी, ये प्रधान पे तो बहुत बड़ा चुटकुला है कि प्रधान जी लैट्रिन ही खा गए। ये तो एक भारत में एक पहली चलती रहती है, बड़ी बात चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि योजना का क्रियान्वयन पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के माध्यम से जो लागू की गई वह पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई। केवल और केवल वोटर लिस्ट को लिया गया, शहरी क्षेत्रों में वोटर लिस्ट ली गई और देखा कि स्लम एरिया जो वास्तविक बस्ती में स्लम एरिया के नाम से हैं, जो विकास प्राधिकरण की जो हरिद्वार देहरादून विकास प्राधिकरण हो, एमडी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण हो, उनकी सूची में शहर के जो पूर्व स्लम एरिया थे जिन्हें वो स्लम एरिया मानते हैं, जो अवैध बस्तियां होती हैं, सरकार की जमीन पर बनी हुई होती हैं, उन बस्तियों की सूची या उन बस्तियों में किसी भी प्रकार से कोई सुलभ शौचालय नहीं बनाया गया है। मैं अगर यहाँ देहरादून की बात करूं तो जो रिस्पना नदी जहाँ से प्रारंभ होती है, ब्लाइंड बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो बडोनी जी ये है ना कि बिंदाल हो, रिस्पना हो, यहाँ पर खुद रहन बसेरे के लिए यहाँ के विधायक और यहाँ का स्थानीय प्रशासन उन्हें पनाह देता है, उनका वोटर आईडी बनाया जाता है और ऐसे में उन्हें तमाम दावों के साथ यहाँ पर स्थापित तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती और अतिक्रमण की जद पर उनको यहाँ पर बसा दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक अवैध रूप से यहाँ पर ये सब चीजें संचालित हो रही हैं और इसका खुलासा भी होना चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बडोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की है, तमाम सुझाव दिए। अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपके द्वारा भी साझा की गई। तो जिस प्रकार से दून के कई इलाकों में आज भी सामुदायिक शौचालय नहीं है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, अपनी समस्या के हल के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि ओडीएफ घोषित उत्तराखंड भी है। आखिरकार कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर के इस खास एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNA 24/7। नमस्कार।